आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का। यूपी पुलिस के लिए ये पूरा सीरीज है, इसमें ऑल सब्जेक्ट होंगे यूपी पुलिस में जो भी पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को मस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस का हिंदी और रीजनिंग और मैथ के और जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मैं स्क्रीनशॉट का रिवीजन कराने वाला हूँ और आरडब्ल्यू और एग्जाम्पल चैनल के होंगे आपको। जिससे कि ये क्वेश्चन है 40,000 की राशि पर पहले वर्ष 6% और दूसरे वर्ष 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना होगा। तो बेसिकली हम इसे रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं ना, क्वेश्चन को रिवाइज हो जाएंगे आप लोगों के। तो 9 और 6 हम जोड़ देंगे 15 हो जाएंगे, 9 और 6 15 और 9 7 54, तो यानी कि 15.54% का 40,000 का 15.54% निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। इसे परसेंट 2 जीरो कट जाएंगे परसेंट और दशमलव से 2 जीरो कट जाएंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 6216 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखा 2 साल का CI दर कैसे निकलता है, तो इसमें दे रखा है जैसे कि ये है 6 और 7 13 और 7 छंग 42 तो 13.42 हो जाएगा ये। और जैसे कि ये 5 और 11 कितना होता है 16 और 11 पंजे 55 तो 16.55 ये आप याद कर सकते हैं या रट सकते हैं। जैसे 4% और 12% का दो ईयर का है, पहले ईयर में 4% हो दूसरी ईयर में 12%, तो हम 12 4 16 और वाचक 48 यानी 16.48 ऐसे हम आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये दे रखा है इसे 31 रूट में दे रखा है, रूट 31 और 9/25 का मान क्या होगा ऐसा पूछेगा आपको। तो हम तो ऐसे क्या करेंगे, हम 31 प्लस 25 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 56/2 यानी 28 और 28/5 तो इससे डिवाइड कर देंगे मतलब भाग कर देंगे तो 25 इंटू 25 अब और दशमलव चलाया था 5 का 30 यानी तो हो जाएगा 5.6 आंसर। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, वैसे ही कर सकते हैं आप इसे। ठीक है। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है UPSI 2026 में था शिफ्ट में, अभी जो UPSI का एग्ज़ाम हुआ था वही रिवीजन। जैसे कि इसका लॉजिक क्या है, 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42 को 24 लिखा गया है तो कैसे लिखा गया 7 छंग 42 यानी 42 यानी 2 पहले लिख दिया गया, यानी पहले 7 छंग इनका मल्टीप्लाई किया गया है 76 का यानी 76 का मल्टीप्लाई किया गया तो 7 छंग 42 हो गया है। ठीक है, और देन हमें उल्टा करके ही लिख दिया गया तो ये लॉजिक है। जैसे 7 16 को उल्टा करके लिखेंगे तो 61 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है 7 पंजे 35 यानी लेफ्ट और राइट वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 7 पंजे 35 और 35 में से 5 घटाएंगे ना तो 23 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही लिखा गया है। तो 9 सत्ते 63 में अगर आप 4 घटाएंगे ना बीच, देखो लेफ्ट और राइट संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया गया और 4 यानी बीच वाली संख्या को माइनस कर दिया गया, ये लॉजिक है हमारा। ठीक है, 9 सत्ते 63 और 4 माइनस करेंगे तो 59 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है 3 6 8 और 9 का पुनरावृत्ति के बिना प्रयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आप सीधे अगर बड़ी संख्या लिखना है तो उधर से लिख दो 9 8 6 3 और 3 6 8 9 को माइनस कर देंगे तो ये संख्या मिल जाएगी हम 6174। ठीक है, चलेंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यानी ये संख्या लिखिए 256 को 13 लिखा जा रहा है और 652 को 652 है, ये पूरा है। ठीक है, ये कैसे बनेगा 144 और 9 441 तो ये इसका लॉजिक ये है 2 5 7 और 7 6 13 को 13 लिख दिया गया और दोनों ये भी 13 6 5 11 और 2 13 तो यहाँ पे ये भी 9 है तो 9 यहाँ पे जो भी साइड में जो संख्या दे रखी हैं वो यही है, इसका योग है, मतलब सम करने पर वो संख्या हमें मिल रही है। ये ऐसा आंसर सी में है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट संख्या क्या है 8 को 164 लिख रहे हैं और 6 को क्या लिखेंगे तो यानी 8 का स्क्वायर होता है 64
अब प्लस 100 कर दिए तो 164 यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब प्लस हम 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 136 आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2026 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन को हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या अंतर हमेशा निम्नलिखित में से किस पर पूरी तरह से विभाज्य होगा, तो 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा यानी डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग हमेशा किससे विभाजन है। जब उल्टा करेंगे 2 अंकों की संख्या को उल्टा करेंगे तो प्राप्त करने पर हम संख्या कैसे, जैसे 2 3 और 3 2 को उल्टा करेंगे तो 55 मिल गया, जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 55 मिल रहा है। तो ये किससे डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड, 11 5 55 तो 11 से ही डिवाइड होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है कि योग का न्यूनतम मान क्या होगा, तो इसका 2 पूर्णांक करने हैं, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई इनका करना गया a इंटू बी यानी 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 एकम 24, ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा इनका अगर जोड़ करेंगे। सम पूछा ना 2 पूर्णांकों के जिनका गुणनफल 24 है और 2 के योगफल का न्यूनतम मान, योगफल का नहीं, जब हम जोड़ेंगे तो उसका न्यूनतम मान पूछा आपसे आंसर में, ठीक है। तो 24 से कम 24 से ये जोड़ कितने 25 हो रहे हैं, 12 दूनी 24 जोड़ के कितने 14 हो रहे हैं, अच्छे से 24 जोड़ के कितने 14 10 हो रहे हैं, 10 हो तो 10 बिल भी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी राशि पर 5% के लिए साधारण ब्याज और उस राशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। देखो किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और उस राशि का 2/5 वर्ष क्या होगा, तो हम इसे आर इंटू रेट इंटू 5 यानी रेट इंटू वर्ष दे रखा ईयर और 2/5 करेंगे तो इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमें क्या 5 का 20 यानी 5 दूनी 10 यानी 20 मिल जाएगा। 20 5 चौक 20 यानी 4 दून 8 यानी 8% आंसर हो जाएगा। अब ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है जैसे कि 43 और 47 और 53, ये देखो कैसी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है। 61 है 67 यानी 67 और 71, तो आपको अभाज्य ही फाइंड करनी है, ये अभाज्य में लिखा गया है, इनका कोई डिफरेंट निकालेंगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य इसमें देखनी है, बाकी सब डिविजिबल। देखो 33 डिविजिबल है, 25 भी है, 27 भी है, बाकी ऑप्शन में दे रखा है। ये किसी से भी डिवाइड, ये स्वयं से डिवाइड होगी, मतलब 1 से डिवाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उस अक्षर को खोजें जो यूपीएसआई 2026 के क्वेश्चन को अपडेट करा रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, रिवीजन करा रहा हूँ मैं। उस अक्षरों को खोजें जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में एफ और आर अक्षरों के स्थान पर ये औसत, मतलब औसत लिखाना है, एफ इंटू एफ और आर, एफ 6 पे और आर 18 पे, तो 18 बच्चे कितने होता है 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ना, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, मतलब 24 यानी एल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये है एक्स, ये मैथ का सवाल है, यानी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस सारे सब्जेक्ट क्लियर होने वाले हैं, यानी कि रिवीजन होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए ये वीडियो आप लोगों का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर चैनल वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को। एक्स प्लस वाई जेड और डब्ल्यू 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिसमें जिनका औसत 54 है, ठीक है, 54 है, और एक्स प्लस डब्ल्यू और एक्स प्लस जेड के बीच क्या अंतर है, यानी अंतर पूछ रहा है। ये भी देखो यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, 14 तारीख को हुआ था जो। तो हम ये क्या करेंगे, जैसे कि आवाज़ संख्या पूछा नहीं विषम संख्या पूछा, तो 51 53 54 53 और 57, इन्हें हमें जोड़ना है तो डिवाइड करना है, ठीक है, इन्हें हमें जोड़ना है, फिर इन्हें माइनस करना है, तो इनका अंतर हमें 0 मिला है, ठीक है। 57 और 51 108 और 55 और 53 108, यानी इनका आंसर हमें जो माइनस मिला। अब हिंदी आ गई, यूपीएसआई की हिंदी देख लें सभी लोग। हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ये दूसरा है, पहला क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पहला है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यासकार
स्तोत्रम की रचना क्या है, कौन सी है, तो मैत्री पुष्प है। ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यासकार शाल्मली यानी शाल्मली की लेखिका कौन है, यानी शाल्मली की लेखिका कौन है, तो नासिरा शर्मा है। ठीक है। ये क्वेश्चन है देल देलता शब्द कौन सा समास है, यानी देलता जो लिखा है, देलता शब्द कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। देलता मतलब दूसरे विशेषण की बात है, विशेषण क्या होता है, हमारा कर्मधारय समास होता है। ठीक है। अब लिखा है लाठी में गुण बहुत है और मैं सदा रखिए संग, ये पूछा है कौन सी, मतलब कौन सी पंक्ति में कौन सा छंद है, छंद मतलब लाठी यहाँ लिखा और ये भी लाठी लिखा, तो ये कुंडलिया मतलब एक शब्द यहाँ लिखा और लास्ट में भी वही शब्द आपको मिल जाए तो डायरेक्ट कुछ पढ़े मत एग्जाम्पल को, डायरेक्ट कुंडलिया आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए बाजार गया, इस वाक्य में इसलिए कौन सा अपव्यय है, तो इसलिए क्या समुच्चय बोधक अपव्यय है। ठीक है। इसमें टाइम नहीं लगाना, रिवीजन करना है पीएसआई के क्वेश्चन को। लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। और जिस शब्द में भाषा भाव रस और लय का महत्व होता है उसे क्या कहते हैं, मुक्त छंद कहते हैं, मुक्त छंद कहते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, इन प्रत्यय यानी पुजारिन में क्या हुआ पुत्र, इन पुजारी प्लस इन, मालकिन प्लस इन, बड़ी ई का प्रयोग नहीं हुआ इनमें। ठीक है। और रंगीन मतलब रंग प्लस इन, तो इसमें रंगीन में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। बाजार से 3 किलो घी लेते आना, यानी घी लेते आना, तो क्या सा परिणाम, यानी किलो क्वांटिटी की बात होगी तो हम परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2019 में हवा में हस्ताक्षर यानी हवा में हस्ताक्षर ये कविता संग्रहालय के लिए किस साहित्यकार को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो किसे दिया गया था हवा में, तो कैलाश वाजपेयी को दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे सारे देख लेंगे। ठीक है। 1368 में पंत चिदम्बरम और पंत को मिला था। ठीक है। 1338 में क्लियर नहीं है, थोड़ा था स्क्रीनशॉट। ठीक है। ये 1971-72 में दे रखा था दिनकर को, उर्वशी में दिया था, उर्वशी रचना के लिए। और 1978 में अगेग को कितने नाम में कितनी बार के लिए मिला है, 1982 में महादेवी वर्मा को मिला है यामा में, 1992 में मिला नरेश मेहता को, 1999 में मिला डॉक्टर निर्मल वर्म को, और ये ऐसे ही हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो कैसा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं तुम हम उन्हें, एक ऐसा सर्वनाम होता पुरुषवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। अनिश्चित सर्वनाम कोई कुछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन क्या। ठीक है। और संबंधवाचक जो तो। ठीक है। अब ये मैथ हो गया। ठीक है। मैथ स्टार्ट हो गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 45,000 के मूलधन 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के बाद कुल राशि क्या होगी, यानी 4 वर्षों के बाद कुल राशि क्या होगी, तो 45% का मूलधन दे रखा। आपसे पूछा के बाद मतलब टोटल राशि पूछी, ना कि मूल्य, यानी कि 5 20 ऐसे करके, यानी 20% निकालो तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो हमें पूछा 45% के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद कुल राशि क्या होगी, यानी 4 वर्षों के बाद कुल राशि क्या होगी, तो हो जाएगी 120, इसका निकालेंगे 120, यानी टोटल पूछा ना, तो 100 में जोड़ने के 20%, तो मूलधन क्या होता है 100 प्लस 20, मतलब 100 में जुड़ता है मूलधन में। ठीक है। टोटल पूछा तो 120% इसका निकाल देंगे तो 54,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं 54,000 नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ 54,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं है दोस्तों, ये भी विजिबल नहीं हो रहा है, यूपीएसआई का ही क्वेश्चन हैं, ये देख लेंगे दोस्तों रीजनिंग के। जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स
स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू दे रखा है, एक्स क्यू दे रखा है और एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू माइनस 1 ये कैसे होता है। ठीक है, ये देखेंगे एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर प्लस एक क्या 2 हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस एक तो 0 हो जाएगा, एक का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक और प्लस एक करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर एक माइनस तो 0 हो जाएगा, और एक का क्यूब तो एक ही होता है ना। ऐसे ही ये सब दे रखा है, बाकी आप देख सकते हैं। ये टाइम नंबर दे रखे हैं 1 से 100 तक। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 29 31 37 41 43 और 47 यानी 47 53 59 61 67 71 73 और 79 83 89 97। हम बिल्कुल भी नोट्स के रूप में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, न कि टाइम ले रहा हूँ। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र के अब ये जीके आ जाएगा। ठीक है, जो कि विवेक सर करा रहे हैं, उनका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडीआई का सीमा कितनी है, एफडीआई सीमा कितनी है पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो 20% है। ठीक है, प्राइवेट बैंक में कितना 49%। ये प्राइवेट बैंक में, स्वचालित बैंक में 49% है और सरकारी में सूती की 74% है। कह रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, सार्वजनिक बैंक में एफडीआई सीमा कितनी है, तो 20% बता देंगे। ओके, प्रिंट मीडिया समाचार पत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा क्या है, तो 26%। ठीक है, ई कॉमर्स के किस मॉडल में 100% एफडीआई की अनुमति है, तो ई कॉमर्स मतलब मार्केट प्लेस मॉडल में। ठीक है, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ई कॉमर्स के किस मॉडल में 100% एफडीआई, तो मार्केट प्लेस मॉडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग जैसे वॉलमार्ट स्टोर में कितना एफडीआई की अनुमति, जैसे इंग्लिश में पढ़ें, हाउ मच द एफडीआई इज अलाउड इन ए मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग वॉलमार्ट स्टोर में कितना एफडीआई दे रखा है, तो 51% यानी 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीमा इंश्योरेंस क्षेत्र में वर्तमान एफडीआई सीमा कितनी है, तो इंग्लिश वाले देखते हैं, व्हाट इज द करेंट एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इंग्लिश में भी क्लियर होता जाएगा, 100%, यानी बीमा में कितना एफडीआई है, 100%। निवेश के 30 दिन के भीतर किस संस्था को सूचित करना अनिवार्य, निवेश के 30 दिन के भीतर किस संस्था को सूचित करना अनिवार्य, यानी which institutions is the mandatory to the notify within 30 days of investment, तो आरबीआई को, मतलब 30 दिन के भीतर आरबीआई को इन्फॉर्म करना, दिस इज अ कंपल्सरी। ओके, विदेशी मुद्रा के लेन देन और नियमों का प्रबंधन किस कानून एक्ट के तहत किया जाता है, यानी विदेशी मुद्रा के लेन देन और नियमों का प्रबंधन किस कानून एक्ट के द्वारा किया जाता, तो फेमा 1999 इसकी स्थापना यानी कि इस्टेब्लिश हुआ था। अंडर विच, इंग्लिश में देखेंगे दोस्तों, अंडर विच एक्ट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड रूल्स कंडक्टेड। ठीक है, तो फेमा यानी विदेशी मुद्रा के लेन देन में कौन जिम्मेदार है, फेमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हल्के मत लेना इन क्वेश्चनों को। भारत में ये होम गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो जुड़ जाएं सभी लोग। भारत में एफडीआई नीति यानी पॉलिसी बनाने वाले मुख्य संस्था कौन सी, एफडीआई नीति कौन सा बनाता है, यानी विच इज़ द मेन मॉडल एजेंसी फॉर द फार्मुलेटिंग एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया, तो कौन है, डीपीआईटी यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी एफडीआई नीति कौन बनाता है, डीपीआईटी यानी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, ऐसे रखें, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय बनाता है कौन, एफडीआई पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा डिफेंस क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से कितनी एफडीआई सीमा तय
तय है। तो इंग्लिश में देखेंगे व्हाट इज द एफडीआई लिमिट फिक्स द थ्रू द ऑटोमेटिक रूट इन द डिफेंस सेक्टर। तो कितनी है 74, यानी ऑटोमेटिक रूट में कितनी है 74%, यानी 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लेटफार्म एफडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी प्लेटफार्म जो यानी एफडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी देश में सामान बनाकर उसे तीसरे देश में निर्यात करना। मतलब समझ पा रहे हो इसका, यानी दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेटफार्म एफडीआई, यानी प्लेटफार्म एफडीआई का मेन उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य ये है किसी देश के सामान को बनाकर, किसी देश का हमने सामान बनाया उससे तीसरे देश में बेचना, यानी अदर देशों में बेचना, उसे निर्यात करना। समझ पा रहे हो। एफडीआई और एफपीआई में मुख्य अंतर क्या है, इसका अंतर है एफडीआई में भौतिक संपत्ति और फिजिकल एसेट में निवेश होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी वाला। रिवीजन करा रहा हूँ भाई। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में बिल्कुल नए सिरे से अपना ऑफिस या फैक्ट्री सेटअप करती है तो उसे क्या कहते हैं, यानी जब कोई विदेश कंपनी किसी देश में बिल्कुल नए सिरे से अपना ऑफिस या फैक्ट्री सेटअप करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब कोई ग्रीन मतलब नया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात वस्तु एवं सेवा लगभग कितना रहा है दोस्तों, तो ये यूएस डॉलर यानी 824.9 बिलियन। ठीक है, सिविल आंसर। भारत और भूटान के बीच व्यापार वाणिज्यिक और पारगमन पर वर्तमान समझौते किस वर्ष लागू हुआ था। भारत और भूटान का समझौता व्यापार के लिए कब हुआ था, 2017 में हुआ था दोस्तों। इसमें 2016 में संशोधन किया गया था। ठीक है, अब प्रथम पहली बार कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ये भी क्लियर रखें दोस्तों। संशोधित भारत नेपाल और वाणिज्यिक संधि यानी ट्रीटी ऑफ ट्रेड फॉर किस वर्ष साइन हुए थे, तो 2009 में हुए थे। ठीक है, भारत और नेपाल 2009 में, प्रथम पहली बार 1951 में। ठीक है, भारत चिली तरजीही व्यापार समझौता यानी पीटीए किस वर्ष प्रभावी हुआ था, पीटीए हुआ था 2007 में। ठीक है, विस्तार इसका हुआ 2017 में। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच तरजीही व्यापार समझौता पीटीए जिसे बोलते हैं, तरजीह को पीटीए बोलते हैं, का हस्ताक्षर यानी साइन कब हुए थे, 2003 में हुए थे। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच अर्ली हार्वेस्ट स्कीम किस वर्ष लागू हुई, अर्ली हार्वेस्ट यानी भारत और थाईलैंड के बीच अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कब लागू हुई, तो 2004 में लागू हुई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत मलेशिया व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता जिसे बोलते हैं शॉर्ट में कहते हैं CCA किस तारीख में प्रभावी हुआ था, तो 1 जुलाई 2011 में हुआ था। नेक्स्ट रिपीट करेंगे इसी क्वेश्चन को। भारत मलेशिया व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता CACA किस तारीख को प्रभावी हुआ था, 1 जुलाई 2011 को प्रभावी हुआ था। भारत सिंगापुर व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता CECA भारत का पहला व्यापार समझौता था। ये कब हस्ताक्षर हुए थे, 2005 में हुए थे। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच CEPA समझौता किस वर्ष प्रभावी हुआ था, 2010 में प्रभावी हुआ था। ये रिवीजन करा रहा हूँ, अपने लेक्चर तो हो सकता है देख लिए हों। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच CEPA समझौता किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, 2010 में प्रभावी हुआ। भारत और दक्षिण कोरिया, इतना ध्यान रखें, भारत और दक्षिण कोरिया का समझौता कब हुआ था, 2010 में हुआ था। ये की पॉइंट देखते रहना। भारत जापान व्यापार आर्थिक समझौता कब हुआ था, तो ये 1 अगस्त 2011, यानी भारत जापान का समझौता कब हुआ था, आर्थिक समझौता, ये 2011 में 1 अगस्त 2011 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी जिसे बोलते हैं FTA कब हुआ था, 1958 में हुआ था। पहली बार 1 मार्च 2000 को लागू हुआ था, यानी 1958 हुआ तो लागू कब हुआ था, 1 मार्च 2000 को लागू कर दिया गया था, यानी परमानेंटली। भारत और मार्कसूर अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे उरुग्वे के बीच तरजीही व्यापार समझौता PTA कब लागू हुआ था, PTA 1 जून 2009 को लागू हुआ था। ठीक है, एशिया प्रशांत व्यापार समझौता APTA जिसे पहले
बैकॉक समझौता कहा जाता था, किस वर्ष अस्तित्व हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है। भारत और आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार पर समझौता कब लागू हुआ था? यानी भारत और आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार पर समझौता कब लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ था। ठीक है। और भारत एशिया के मुक्त व्यापार क्षेत्र कब लागू हुआ था? 2006 में। ये विजिबल नहीं, 2006 में लागू हुआ था भारत एशिया पर। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ओमान व्यापार आर्थिक समझौता CEPA पर हस्ताक्षर कब हुए थे? CEPA पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी साइन कब हुए थे? 18 दिसंबर 2025 को। ठीक है। यानी हाल ही रिपोर्ट के अनुसार भारत और ओमान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो हुए थे 18 दिसंबर 2025 को हुए थे। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। भारत ने 10 मार्च 2024 को किस समूह के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर TEPA पर हस्ताक्षर किए थे? तो कब क्या किए थे? EFTA यानी स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, आइसलैंड और भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA किस तारीख को लागू हुआ था? ECTA किस तारीख को लागू हुआ था? 29 दिसंबर 2022 को ECTA लागू हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA किस तिथि को प्रभावी हुआ था? 1 मई 2026 को प्रभावी हुआ था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।